तो स्टूडेंट्स अब आगे क्वेश्चन करते हैं हम एक्सरसाइज 10.3 में। अब तक हम क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर चुके थे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें ये बताता है if a b and c are such that a plus lambda b is perpendicular to c then find the value of lambda। तो अब हमारे यहाँ पर एक वेक्टर है a which is given 2i plus 2j plus 3k 2i plus 2j plus 3k। दूसरा वेक्टर b दे रखा है माइनस आई प्लस 2j प्लस के माइनस आई प्लस 2j प्लस के। और तीसरा वेक्टर दे रखा है c विच इज इक्वल टू 3i प्लस j 3i प्लस j। अब हमसे कहा जा रहा है कि a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c। a प्लस लैम्डा b की वैल्यू c के परपेंडिकुलर है। तो लेट अपनी तरफ से इसको d मान लेते हैं। किसको? a प्लस लैम्डा b को। a प्लस लैम्डा b को हमने क्या मानना है? d मान लेते हैं। इसको ऐड कर दें। a की वैल्यू 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा और b हो गया माइनस आई प्लस 2j और प्लस k। a प्लस लैम्डा b कर रहे हैं हम पहले। अब इसको ऐसे ही लिखा हमने 2i प्लस 2j और प्लस 3k। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा j और प्लस लैम्डा k। अब ये i वाली टर्म और ये i वाली टर्म दोनों ऐड करेंगे तो i कॉमन ले लेंगे 2 माइनस लैम्डा i। j और j वाली टर्म इसको भी ऐड करेंगे, j कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस 2 लैम्डा j प्लस अब k वाली टर्म को ऐड करेंगे तो 3 प्लस लैम्डा इंटू k। ये हमारे पास एक d वेक्टर बन गया जो a प्लस लैम्डा b के बराबर है। नाउ दिस d वेक्टर यानी कि a प्लस लैम्डा b जो है तो किसके बराबर है? d के। इज परपेंडिकुलर टू c। तो देयरफॉर a प्लस लैम्डा b यानी कि जो d हो जाएगा वो डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो 0 के बराबर आएगा, क्योंकि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं डॉट प्रोडक्ट होता है 0। अब a प्लस लैम्डा b को हमने क्या मान लिया था? d मान लिया था। तो इसलिए मैं d डॉट c दिखा देते हैं यहाँ पर। तो अब d डॉट c इसको लगा देंगे। इसकी वैल्यू है 2 माइनस लैम्डा आई प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j प्लस 3 प्लस लैम्डा k। इनका डॉट प्रोडक्ट है c के साथ 3i प्लस j। डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन i का i के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, j कोफिशिएंट का j कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i डॉट i हो जाएगा 1। तो 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस j वाला यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। 3 2 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा। तो माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा यानी 6 प्लस 2 8 हो गया और ये बचेगा माइनस लैम्डा और 8 इक्वल टू लैम्डा यानी कि हमें लैम्डा की वैल्यू 8 मिल जाएगी। तो a प्लस लैम्डा b में अगर लैम्डा 8 है तो इसका प्रोडक्ट सम जो होगा वो c के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं जरा सा। हमसे 3 वेक्टर दे रखे हैं और हमसे कहा गया है कि अगर a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो पहले हमने a प्लस लैम्डा b निकाला जिसको हमने d वेक्टर मान लिया, कंसीडर कर लिया। a प्लस लैम्डा b की वैल्यू निकालनी है। पहले मुझे a लगाया प्लस लैम्डा और b वेक्टर लिखा, लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पर अरेंज कर लिया i वाले टर्म और j वाले टर्म और k वाले टर्म के साथ में हमने अरेंज कर लिया। अब ये वेक्टर जो है c वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट d डॉट c क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। अब b वेक्टर हमने ये लिख लिया पूरा यहाँ से यहाँ तक और डॉट c वेक्टर हमने ये लिख दिया 3i प्लस j। इनका आपस में मल्टीप्लाई किया 3i के साथ 2 का j वाले के साथ, k वाला नहीं है तो 0 हो जाएगा वो। इसको सॉल्व कर लिया तो हमने निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, शो दैट a यानी कि मैग्नीट्यूड a b प्लस
मैग्नीट्यूड बी और ए, एंड दूसरा वेक्टर है मैग्नीट्यूड ए बी माइनस मैग्नीट्यूड बी ए, ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि ये होल एक वेक्टर है और ये होल एक वेक्टर है, ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, हमें ये प्रूव करना है, शो दैट। तो शो कर देते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं, ए बी प्लस बी ए डॉट ए बी माइनस बी, करते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट, पहले के साथ ये है मॉड ए बी डॉट मॉड ए और बी, फिर प्लस और माइनस हो जाएगा, मॉड ए बी डॉट मॉड बी ए, फिर प्लस मॉड बी ए डॉट मॉड ए बी, फिर माइनस मॉड बी ए डॉट मॉड बी ए। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, पहले का इन दोनों के साथ में, फिर दूसरे वाले वेक्टर का इन दोनों के साथ में। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉड ए इंटू मॉड ए हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर और बी डॉट बी हो जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ये बताया था हमने, ये क्या है हमारे पास, मॉड ए मॉड बी और ए बी, मॉड ए मॉड बी इंटू ए बी, ये भी इसी तरह से मॉड ए मॉड बी इंटू ए बी, ये क्या हो जाएगा, मॉड बी हो जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए डॉट ए हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 0। तो ये प्रूफ हो जाता है कि ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, आपस में सब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मॉड ए स्क्वायर बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर होता है। ये कंसेप्ट ये है, अगर मॉड लगा हुआ है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो स्क्वायर होना ही होना है, ये तो स्क्वायर होना ही होना है। और एक कंसेप्ट डॉट ए होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर ए का स्क्वायर। तो वेक्टर ए का स्क्वायर नहीं करते, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं, इसलिए ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर लिखा जाता है, ए डॉट ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर लिख दिया जाता है। ओके, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, सिर्फ लिखना है, यानी हमें कंसीडर करना है, समझना है, इसका कंसेप्ट है, डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट दे रखा है हमें ये। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बताता है, क्वेश्चन नंबर 12 ये बताता है, इफ a डॉट a इक्वल्स टू 0 एंड a डॉट b इक्वल्स टू 0 देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर b। यानी कि हमारे पास क्या है, इफ a डॉट a इक्वल्स टू 0, अगर a डॉट a 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तब या तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और या फिर दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड 0 होता है। यानी अगर ऐसा है, यानी कि a डॉट b अगर 0 है तो a परपेंडिकुलर b होता है, या a और b के बीच में क्या हो जाएगा, कोई एक मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। अभी इस बात को समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। अब जब a डॉट a 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपने आप में तो ये वेक्टर परपेंडिकुलर हो नहीं सकता, a कांट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कोई भी वेक्टर अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब ये बनेगा कि जब a डॉट a 0 है तो इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि a वेक्टर जो हो गया वो 0 हो गया, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है वो कैसा होता है, नल वेक्टर होता है। तो वेक्टर a इक्वल्स टू नल वेक्टर, वेक्टर a क्या है, नल वेक्टर है। अगेन हमने ये देखा कि हमें दे रखा है a डॉट b इक्वल्स टू 0। अब a डॉट b 0 कब हो सकता है, a डॉट b 0 दो कंडीशन में हो सकता है। तो देयरफॉर अगर हमारे पास ये a डॉट b इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब हो सकता है a परपेंडिकुलर टू b और आइदर a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0, ये तो हो सकता है। तो अब हमें कंडीशन मालूम है
फ्रॉम 1 में हमें मालूम है कि ए वेक्टर 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है भाई, यहाँ से देखें, इसका मीनिंग हो गया ए बी के परपेंडिकुलर भी हो सकता है, या दोनों में से किसी एक वेक्टर को 0 करूंगा तो 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर गिव्स 0, तब भी ये 0 आएगा। यानी कि या दोनों परपेंडिकुलर हैं तब भी इनका प्रोडक्ट 0 आएगा एक दूसरे के, या फिर इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 है तो भी प्रोडक्ट 0 आएगा। तो अब दोनों में से किसकी वैल्यू 0 हो सकती है? अब बी तो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए ऑलरेडी 0 ऊपर दे रखा है, तो फ्रॉम इक्वेशन ए ऑलरेडी 0, तो इसका मतलब है बी कांट बी 0, बी 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हो गया बी कैन बी एनी नॉन जीरो वेक्टर। ये कंक्लूजन निकालना था वेक्टर बी के बारे में हमें। तो ये जो दो कंडीशन दे रखी हैं, एक है ए डॉट ए इक्वल टू 0 और दूसरी है ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो इन दोनों ही कंडीशन से बी वेक्टर के बारे में आप क्या बता पाएंगे, बी वेक्टर क्या होगा? तो ए डॉट ए 0 मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 मतलब ए इज नल वेक्टर, ए नल वेक्टर है, ए है 0 हो गया। अब ए डॉट बी इक्वल टू 0 है तो ए परपेंडिकुलर बी, तो ए परपेंडिकुलर तो बी है नहीं यहाँ पर, क्योंकि पहले कंडीशन में ऑलरेडी कहा है कि ए वेक्टर इज 0। जब ए वेक्टर 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई दूसरे वेक्टर से करूंगा तो क्या हो गया, वो भी 0 आ सकता है। तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी ए 0 है और बी कोई भी वेक्टर हो सकता है। इट माइट बी 0 वेक्टर, ये भी 0 वेक्टर हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम 0 इंटू 0 नहीं दिखाते हैं, तो इस बी एनी नॉन जीरो वेक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा अच्छे से, आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। If A, B, C are unit vectors such that A plus B plus C equals to 0, then find the value of A dot B plus B dot C plus C dot A। यानी कि A, B, C are unit vector हैं, since A, B, C are unit vectors। अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू 1। तीनों के मैग्नीट्यूड कैसे होंगे, 1 होंगे, बिकॉज बोथ ऑल से 3 आर यूनिट वेक्टर। आफ्टर दैट वी हैव ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, एंड हमारे पास दूसरी कंडीशन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं। हमने यहां से क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो गया हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, करके स्क्वायर लग जाएगा। अब हमने क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, तो मल्टीप्लाई करते हैं ए डॉट ए, सारा मल्टीप्लाई करो बेटा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए बी ए का किया, अब ऐसे बी का किया, तो बी डॉट ए बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ओके, प्लस सी का किया, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। अब यहां कंडीशन समझें, हमसे कंडीशन ये कही गई है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, तो हमें वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी निकालनी है। तो अब देखो ए डॉट ए बन जाता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर, बी डॉट बी बन जाता है मॉड ऑफ बी स्क्वायर, और सी डॉट सी बन जाता है मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, और एक बार ए डॉट बी और मिला मुझे, तो ये हो जाएगा 2a डॉट बी प्लस ऐसे ही बी डॉट सी और बी डॉट सी, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए हो जाएंगे। सभी अरेंज कर दिए, देखो ए डॉट बी और ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ई के, कोई फर्क नहीं है दोनों में, तो ए डॉट बी और ए डॉट बी मिलकर 2a डॉट बी,
ए डॉट सी या सी डॉट ए मिलकर 2c डॉट ए, और बी डॉट ए या ये बी डॉट सी ये मिलकर 2bc हो गया। हम ये इस तरह से भी कर सकते थे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। ऐसे भी अगर ये वाले स्टेप नहीं करना चाहते हैं तो इसको ना करते हुए आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर लगाएंगे, उसके बाद में 2ab 2bc और 2ca, ये भी हम यानी इन दोनों स्टेप को छोड़कर डायरेक्ट वाले स्टेप भी ले सकते हैं। अब बात आगे बढ़ती है हमारी, अब आगे कैसे करते हैं इसे, तो ये हमें 1 1 दे रखा है, देखो भाई मॉड ए मॉड बी मॉड सी सब क्या 1 है, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर हमने लिख दिया 1 प्लस 1 एंड प्लस 1 और प्लस यहाँ सब में से 2 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू 0, 1 2 3 3 प्लस 2 a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू सॉरी 0 कर लो, अब ये -3 जाएगा उधर और फिर ये हो जाएगा डिवाइड a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू -3 एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू -3/2। हमें सी की वैल्यू निकालनी थी, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू हमें चाहिए, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है -3/2 आ जाती है। सबकी समझ में आया होगा, सबका यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू हमें 0 दिया हुआ है, हमने स्क्वायर किया दोनों साइड और होल स्क्वायर ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब जो वैल्यू दे रखे थे वो लगा दिए, 1 1 1 2 कॉमन लिया, a प्लस ab प्लस बी, इसकी वैल्यू निकाला नहीं है तो बाकी सब उधर ले गए। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो बाकी सारे वैल्यूज को हमने अरेंज करके वैल्यू फाइंड कर ली। इसके लिए यस, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। तो 14 क्वेश्चन भी अभी जो किया था हमने 12 उसी के जैसा है लगभग। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से समझते हुए क्वेश्चंस करने रहेंगे। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में ये कहा गया है कि आइदर a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स 0 देन a डॉट b इक्वल्स 0 बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। यस, इफ a 0 और b 0, अगर a या b में से कोई भी 0 है तो इसका मतलब a डॉट b 0 ही होगा, a डॉट b 0 ही होगा। ठीक है, ये बात प्रूव्ड है, लेकिन इसका कन्वर्स प्रूफ नहीं है। कन्वर्स का मतलब अगर a डॉट b 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि a और b में से कोई एक वेक्टर 0 हो। ठीक है, ये तो हम सबको पता है। अब हम इसका एग्जाम्पल लेके एक करते हैं। तो हमने a वेक्टर जो मान लिया वो मान लिया 2i प्लस j और प्लस 3k, और b वेक्टर हमने मान लिया i माइनस 5j और प्लस k। ये हमने तो ना तो यहाँ पर a0 है और ना ही यहाँ पर b0 है। हमने क्या करना है, इसका अपोजिट करना है, यानी कि अगर a या b में से कोई भी 0 है तो a डॉट b 0 होगा। इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। ये हमें मालूम है कि अगर मैं किसी भी 0 का, अगर a 0 है b 0 नहीं है तो 0 का b मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रोडक्ट 0 आएगा, और अगर a 0 नहीं है b को 0 लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा, तो ट्रू है। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्या ये ट्रू है कि अगर a डॉट b 0 है तो इन दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 ही होगा? हमें क्या प्रूव करना है, ये बताना है क्या ये हमेशा होता है, यानी कि अगर a डॉट b 0 दे रखा है तो क्या हमेशा दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 ही होगा? ऐसा नहीं है। हम ये दिखा रहे हैं यहाँ पर कि दोनों में से कोई भी वेक्टर 0 नहीं है, उसके बावजूद भी a डॉट b 0 होगा। तो देखें यहाँ पर कब होता है, जब a और b दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब हमने निकाला a डॉट b फाइंड करते हैं हम, 2i प्लस j प्लस 3k डॉट
i माइनस 5j प्लस k। इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके बच्चे, तो देख लेते हैं। 2 1 2, 5 1 5 प्लस 3 1 3, तो वी हैव 2 3, 5 माइनस 5 बिकम्स 0। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखा हमने a डॉट b इक्वल्स टू 0 बट नाइदर a 0 नॉर b 0। a डॉट b 0 है तो क्या होगा, a डॉट b 0, दिस इंप्लाइज दैट नाइदर a 0 एंड नॉर b 0। ना ही a 0 है और ना ही b 0 है, लेकिन a डॉट b 0 है। यही हमें इसमें शो करना था। तो हमें क्या है, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी ये ट्रू है पर इसका अपोजिट ट्रू नहीं आया। यानी कि अगर a 0 या b 0 दे रखा था तो a डॉट b 0 आएगा। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास क्या है, a डॉट b 0 है। देखो a डॉट b 0 है बट a और b में से कोई भी वेक्टर 0 नहीं। इज दैट क्लियर? ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सभी समझ में आ गया, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कहा गया है, इफ द वर्टिसेस ऑफ एबीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर, यहां वर्टिसेस दे रखे हैं, देन फाइंड एंगल एबीसी। तो हमें वर्टिसेस दे रखे हैं किसी भी ट्राइंगल के। तो वर्टिसेस का क्या दे रखे हैं हमें, 1 2 3, 1 2 3, -1 0 0, -1 0 0 और 0 1 2, 0 1 2, ए बी सी। कुछ इस तरह से हमें ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ए बी सी। तो हमसे कहा जा रहा है फाइंड एंगल ए बी सी। हमें ए बी सी एंगल फाइंड करना है। तो ए बी सी का मतलब है ए बी और बी सी के बीच का एंगल। एबीसी क्या है, ए बी और बीसी के बीच का एंगल है हमारे पास। तो अब देखो, एक तो वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया। इस और इस वेक्टर के बीच का तो एंगल है, और ये दे रखे हैं हमें पोजीशन वेक्टर 1 2 3, -1 0 0 एंड 0 1 2, ये है हमारे पास। तो जब पोजीशन वेक्टर दे रखे होते हैं तो कोई एक वेक्टर कैसे निकालते हैं भाई, इसको इसको सबके वेक्टर होंगे हमारे पास। तो अब ये वेक्टर हम निकाल देते हैं। तो इसको हमने सी वेक्टर मान लिया, इसको हमने ए वेक्टर मान लिया, इसको हमने बी वेक्टर मान लिया। तो अब क्या करेंगे ना, एंगल ए बी सी इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, यानी कि मुझे वेक्टर ए और सी के बीच का एंगल निकालना है। सी वेक्टर निकालो बेटा। सी वेक्टर का मतलब हो जाएगा बी ए वेक्टर। क्या हो जाएगा, बी ए वेक्टर। तो जो दो पॉइंट यानी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने वाला जो वेक्टर होता है वो बाद वाले में से पहले वाले के पोजीशन वेक्टर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये कैसे आएगा, 1 - 1 यानी कि 1 + 1 i हो गया, यानी x2 - x1 और y2 - y1, देन 2 - 0 j प्लस z2 - z1, 3 - 0 k। समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? आना चाहिए। पिछली एक्सरसाइज की बात है कि जब हमें पोजीशन वेक्टर दे रखा होता है तब हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जब बी से ए की तरफ निकाल रहे हैं तो इधर से इधर वाले पोजीशन को माइनस कर देंगे। अगर ए से बी की तरफ निकालते तो इसमें से इस वाले पोजीशन वेक्टर को माइनस करके हम फाइंड कर लेते। ऐसे ही वेक्टर ए निकाल रहे हैं तो किधर डायरेक्शन में, बीसी डायरेक्शन में। जब ये बीसी डायरेक्शन में है तो ये x2 - x1 यानी कि 0 - प्लस हो गया, प्लस y2 - y1 तो 1 - 0 है, प्लस z2 - z1 2 - 0 ठीक। तो ये बन गया मेरे पास i प्लस j और प्लस 2k। ये क्या बना हमारे पास, वेक्टर। ठीक, तो यहां तक ये हमें पता चल गया। अब मेरे पास c और a दो वेक्टर निकला है। अब हमें इन दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा = a डॉट b डिवाइडेड बाई a इंटू b। तो पहले a का मैग्नीट्यूड निकाल, c का मैग्नीट्यूड निकालो। तो c का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √2 2 * 4 प्लस 2 2 * 4 प्लस 3 3 = 9। तो 4 और 4 8 और 9 17 √17। इसके बाद हम a का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a आएगा हमारे पास 1 + 1 + 4 √7
6 आ गया। इसके बाद क्या निकालना होगा हमें, ए डॉट बी, यानी कि हमें सी डॉट ए निकालना होगा, सी डॉट ए निकालना होगा। इन दोनों का, सी का और ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो आई करेंगे 2 1 2 प्लस 2 1 2 प्लस 3 2 6, ये कितना आया, 10 आया। यहाँ तक बात समझ लेंगे सभी स्टूडेंट, है ना। हमें क्या करना था, ये एंगल ए बी सी निकालना था। तो ये देख लिया एंगल ए बी सी किस किस वेक्टर के बीच में आ रहा है। तो एंगल ए बी सी जो आ रहा है बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच में आ रहा है। बी ए वेक्टर को मैंने सी मान लिया और बी सी वेक्टर को मैंने ए मान लिया। अब वेक्टर निकालने का, इधर से इधर पॉइंट्स को माइनस करके एक वेक्टर, इधर से इधर पॉइंट्स को माइनस करके दूसरा वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड और इनका डॉट प्रोडक्ट। अब एंगल वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। एंगल वाला फॉर्मूला क्या होता है, एंगल वाला जो फॉर्मूला हुआ करता है वो होता है cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। ए डॉट बी क्या है हमारे पास, 10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 17 अंडर रूट 6, cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू 10 अपॉन अंडर रूट 102। तो थीटा इक्वल्स टू आ जाता है cos इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी के। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 16 और 17, इसको कैसे करेंगे, तो कोलिनियर पॉइंट फाइंड करना, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर। तो कोई दो वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के बराबर आ जाएगा तो कोलिनियर हो जाएंगे। और राइट एंगल ट्राइंगल, चलो क्वेश्चन समझा देते हैं, है ना, इनको नोट कर लें, क्वेश्चन समझा देते हैं।